सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर चालू था, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर में लास्ट लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स लिए हम लोगों ने, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले प्रॉब्लम ऑफ 4, है ना, विच इज बेसिकली ऑफ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन का प्रॉब्लम देखने वाले आज हम लोग, है ना। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो, वर्टिकल टाई फिक्स्ड रिजिडली एट द टॉप एंड, है ना, कंसिस्ट ऑफ अ टाई रॉड। एक वर्टिकल टाई है जो ऊपर फिक्स्ड की हुई है ना। जैसे प्रॉब्लम में आपको डायग्राम भी दिख रहा है, मैंने रेफरेंस के लिए डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो एक स्टील रॉड है बेसिकली, उसका लेंथ कितना दिया है, देखो लेंथ है 2.5 मीटर। गिवन डाटा भी लिख देते हैं हम लोग। टोटल लेंथ दिया है हम लोग को 2.5 मीटर, है ना। और क्या बोल रहा है, लॉन्ग एंड 20 mm डायमीटर। तो स्टील रॉड है, अब यहाँ पे दो रॉड है, स्टील और ब्रास के दो रॉड है ना। तो डायमीटर ऑफ स्टील रॉड, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ds से, है ना, S फॉर स्टील। तो डायमीटर ऑफ स्टील रॉड कितना दिया है, 20 mm। ओके, अब उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है, डायमीटर इनकेस्ड, है ना। इनकेस मतलब उसके अंदर है, किसके अंदर, दूसरे रॉड के अंदर। कौन सा वाला रॉड है दूसरा, थ्रू आउट इन अ ब्रास ट्यूब। एक ब्रास ट्यूब है। ट्यूब जब भी आता है वर्ड, तो ट्यूब मतलब क्या होता है, वो हॉलो होती है। ट्यूब कभी भी क्या होती है, हॉलो होती है ना। हॉलो मतलब उसका एक इंटरनल डायमीटर रहेगा, एक्सटर्नल डायमीटर रहेगा, कुछ थिकनेस रहेगी, है ना। तो वो एक हॉलो ट्यूब है, कौन सी वाली, ब्रास की। ब्रास की एक हॉलो ट्यूब है, उसके अंदर हमारा स्टील का रॉड इनकेस किया है ना। और वो जो ब्रास की जो हॉलो ट्यूब है, उसके डायमेंशन क्या दिया है, ब्रास ट्यूब 20 mm इंटरनल डायमीटर है और 30 mm एक्सटर्नल डायमीटर। देखो, तो जो ब्रास ट्यूब है उसका इंटरनल डायमीटर है ना, तो उसको इंटरनल डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी से नोट करेंगे। स्मॉल डीबी मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब कितना है, 20 mm है ना। और कैपिटल डी मतलब एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ बी मतलब ब्रास ट्यूब कितना है, 30 mm। ओके, एक ब्रास ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 30 mm है और इंटरनल डायमीटर 20 mm है। उसके अंदर हमारा जो स्टील रॉड है 20 mm डायमीटर का, वो एकदम फिट बैठ गया अंदर, उसको इनकेस किया गया है ना। और इनकेस किया गया एकदम प्रॉपरली, मतलब जितना लेंथ इस स्टील रॉड का है उतना ही लेंथ इस ब्रास ट्यूब का रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड किया है प्रॉपरली। उसने यहाँ पे वर्ड भी बोला है, देखो ना, थ्रू आउट, इनकेस थ्रू आउट इन ब्रास ट्यूब बोला। थ्रू आउट मतलब पूरा का पूरा इनकेस हो गया, मतलब दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रॉड एंड द केसिंग आर फिक्स टुगेदर एट बोथ द एंड्स, है ना। रॉड और केसिंग दोनों के दोनों साइड में, दोनों एंड पे कैसे फिक्स्ड है। ओके, और देखो आगे क्या बोल रहा है, द कंपाउंड रॉड इज सडनली लोडेड इन टेंशन बाय अ वेट ऑफ 10 kilonewton falling freely through a 3 mm height before being arrested by the tie, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लोड है, यहाँ पे ये जो लोड दिख रहा है आप लोग को, है ना, वो जो लोड है कितने किलोन्यूटन का है, 10 किलोन्यूटन का एक वेट है, लोड है, जो ऊपर से 3 मीटर हाइट से नीचे गिर गया है डायरेक्टली। और नीचे गिरने के बाद वो किस पे आ जाएगा, डायरेक्टली जो कंपोजिट हमारा रॉड हो गया, जो स्टील और ब्रास का जो रॉड हो गया, उसके ऊपर वो वेट आ जाएगा सडनली, है ना, इंपैक्ट होगा, है ना। एक हाइट से गिरा है लोड, मतलब क्या होगा, इंपैक्ट होगा, मतलब इंपैक्ट लोड वाला प्रॉब्लम है ये, है ना। ऊपर से क्या है, कंपोजिट सेक्शन है, इंपैक्ट लोड प्लस कंपोजिट सेक्शन है। ओके, तो देखो ऊपर से ये लोड गिर गया, तो इंपैक्ट लोड जो है हमारा, वेट W कितना दिया है, W दिया है हम लोग को 10 किलो न्यूटन, है ना। और हाइट कितने हाइट से गिर रहा है, 3 मीटर की हाइट से गिर रहा है। ओके, और कुछ दिया है क्या हम लोगों ने, कैलकुलेट करो बोला। क्या कैलकुलेट करो बोला, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील एंड ब्रास, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एस और स्ट्रेस इन बार सिग्मा बी, ये दोनों चीजें हम लोग को निकालनी है ना। और लास्ट में हम लोग को दिया है टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल E फॉर स्टील इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड modulus of elasticity for brass, that is capital E for B, is 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यूज यहां पे हम लोग लिख देते हैं। ES is 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और E, कैपिटल E for brass is 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो इतना सारा गिवन डाटा हम लोग को यहाँ पे
दिया हुआ है ना। तो अब इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल, सब में फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, दोनों के दोनों रॉड के एरियाज निकाल लो, है ना, एरिया कैलकुलेट करना है सेपरेटली। सब में पहले हम लोग को पता है कि स्टील रॉड जो है हमारा वो कैसा है, सॉलिड रॉड है ना। तो एरिया ऑफ स्टील रॉड निकालेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ स्टील रॉड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, π/4 d स्क्वायर, है ना, π/4 d स्क्वायर जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्टील और ब्रास दो है, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्टील लेना पड़ेगा ds का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इसके वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, कितना है 20 mm डायमीटर, तो 20 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ 314.16, है ना, mm स्क्वायर। ये मिल गया हम लोग को एरिया ऑफ स्टील रॉड, है ना। अब सेम वे हम लोग को एरिया ऑफ ब्रास रॉड निकालना है। तो देखो अब एरिया ऑफ ब्रास रॉड, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हॉलो सेक्शन है ना, हॉलो ट्यूब मतलब हॉलो सर्कुलर सेक्शन आ जाएगा, है ना। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, π/4 कैपिटल d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, बट यहाँ पे ब्रास है तो कैपिटल D b स्क्वायर माइनस स्मॉल d b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इसके सारे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम लोग, है ना। देखो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर है 20, तो 20 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 392.7 mm स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को बोथ द एरियाज की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, करना है हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में, सब में फर्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को स्ट्रेस इन स्टील बार और स्ट्रेस इन ब्रास बार ये दोनों वैल्यू निकालने हैं, है ना। तो सिग्मा एस और सिग्मा बी की वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सिग्मा एस और सिग्मा बी के बीच में हम लोग कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या, कोई रिलेशन हम लोग को मिलेगा क्या, क्योंकि हमारे को दो चीज निकालने के लिए पूछा और दोनों के दोनों कैसे अननोन है, दो अननोन रहेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिल सकती, है ना। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे दोनों में रिलेशन बिल्ड हो सकता है क्या, है ना। तो इसके लिए हम लोग को हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, उसमें जो कंपोजिट सेक्शन के प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम भी सिमिलरली वैसे ही दिख रहा है आपको, हॉलो ट्यूब है उसके अंदर एक सॉलिड ट्यूब इंसर्ट किया गया है ना। तो अब हम लोग को पता है दोनों का लेंथ भी सेम है ना। अब देखो अगर कोई ऐसा कंपोजिट ट्यूब रहेगा, मतलब एक हॉलो ट्यूब है उसके अंदर दूसरा सॉलिड रॉड हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया और दोनों का लेंथ सेम है, और उसके ऊपर अगर लोडिंग होता है, उसके ऊपर लोड आता है, तो वहां पे जो डिफॉर्मेशन होने वाला है, इस लोड की वजह से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा रॉड का, बराबर। तो अब ये जो डिफॉर्मेशन होने वाला है वो डिफॉर्मेशन दोनों रॉड का कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि ये दोनों रॉड अभी मिल चुके हैं, एक हो चुके हैं ना। तो दोनों का जो भी इलोंगेशन होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, सेम डिफॉर्मेशन होगा। तो इसलिए इस कंपोजिट बार में हम लोग ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एल मतलब डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रास रॉड, क्योंकि दोनों अभी मिल चुके हैं एक साथ और उनके ऊपर मिलाकर लोड आया, तो दोनों का डिफॉर्मेशन साथ में होगा। ओके, तो डेल्टा एल ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रास बार, ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। अब देखो, अब हम लोग को पता है डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला है ना PL/E, तो हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये इंपैक्ट लोड है ना। तो इंपैक्ट लोड है तो यहाँ पे स्ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। P/A क्या होता है, स्ट्रेस, है ना। तो सिग्मा L/E। ओके, अगर ये स्टील के लिए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा S, L तो दोनों का सेम है तो LS LB नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना। L को तो L ही लिखेंगे क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, ES आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रास रॉड क्या आ जाएगा, सिग्मा B इंटू L डिवाइडेड बाय EB। ओके, अब देखो दोनों का लेंथ सेम है तो लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा सिग्मा S डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू सिग्मा B डिवाइडेड बाय EB, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कंपोजिट सेक्शन के प्रॉब्लम में सिंपल स्ट्रेन फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था, याद है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे ES और EB के वैल्यूज हम लोग को पता है, ES और EB के वैल्यूज तो पुट कर दो। देखो
क्या हो जाएगा, सिग्मा एस डिवाइड बाय ईएस का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय ईबी का वैल्यू है 1 इंटू 10⁵, राइट है। अब देखो सिग्मा एस इज इक्वल टू, देखो ये 2 इंटू 10⁵ को इधर लेके जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी एज इट इज, है ना, इनटू यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 10⁵ इधर डिवाइडेशन में, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, है ना, अब ये 1 इंटू 10⁵ एज इट इज था, तो इसको 1 इंटू 10⁵ एज इट इज लिख दो, है ना, तो ये 10⁵ गेट कैंसिल, 2/1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू सिग्मा बी हो गया है ना? सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू सिग्मा बी हो गया, है ना। अब यही 2 को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो अब सिग्मा बी के फॉर्म में निकालने वाली, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 2, है ना, या फिर सिग्मा एस इंटू 1/2, और 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.5 सिग्मा एस, दोनों में से कोई भी एक रिलेशन हमको मिल गया सफिशिएंट है, ये दोनों रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं एग्जांपल के लिए। ओके, समझ में आया। अब देख, अब हम लोग को पता है कि भाई स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर में क्या होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बार होता है ना, तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बार होता है। तो यहाँ पे उसी रिलेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बार, या फिर यहाँ पे कैसा है कंपोजिट बार, है ना, तो यहाँ पे कंपोजिट बार हम लोग लिख सकते हैं। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट सिंपल, है ना, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो हमारा लोड क्या है, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ लोड आ रहा है, जो हमारा कितना है 10 किलोन्यूटन का लोड है, तो W इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लोड यहाँ पे था W यहां से यहां तक आया, मतलब H हाइट तक आया, है ना, H हाइट तक आने के बाद वो वहां यहाँ पे रुक गया क्या, वो नहीं, ये लोड की वजह से क्या हुआ, इसका डिफॉर्मेशन हो गया, कितना डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब ये ऐसा यहां तक आ गया ना, इसका पोजीशन नीचे तक आ गया ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो चेंज इन लेंथ है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एल, है ना, तो ये क्या है डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अमाउंट ऑफ लेंथ क्या हो गई, इसकी नीचे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो गया, ये H प्लस ये नीचे का डेल्टा एल, मतलब लोड यहां तक आके रुका क्या, नहीं, लोड यहां पे आने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से, इंपैक्ट की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, और डिफॉर्मेशन होने की वजह से ये नीचे आ गया, और है ना कितना नीचे आया, डेल्टा एल अमाउंट ऑफ नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे H प्लस डेल्टा एल, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, तो W इंटू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में H प्लस डेल्टा एल, है ना, ये हो गया हमारा वर्क डन। ओके, अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 बार है ना, स्टील बार भी है और ब्रास बार भी है ना, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इन स्टील बार प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन ब्रास बार, दैट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी। ओके, समझ में आ गया। अब स्ट्रेन एनर्जी इन स्टील बार और स्ट्रेन एनर्जी इन ब्रास बार दोनों का हमारे पास फॉर्मूला है, इंपैक्ट लोड रहेगा तो क्या रहता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू AL, है ना। अब ये अगर स्टील रॉड की स्ट्रेन एनर्जी है तो यहाँ पे सिग्मा S हो जाएगा, ES हो जाएगा, AS हो जाएगा, और L तो लेंथ दोनों की सेम है ना, प्लस आप देखो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ब्रास रॉड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू EB इंटू AB इंटू L, है ना, बिकॉज लेंथ इज सेम। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, है ना। अब W की वैल्यू पुट करते हैं, W कितना है हमारा 10 किलो न्यूटन है, लेकिन हम लोग को किसमें चाहिए, न्यूटन में चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते 10 इंटू 10⁻³ ओके, ब्रैकेट में H की वैल्यू कितनी है 3 mm है, प्लस डेल्टा एल हमको पता है क्या, नहीं पता है ना, तो डेल्टा एल हम लोग यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, सिग्मा इंटू E बाय एल, है ना, तो ये स्टील का रहेगा सिग्मा S इंटू ES अपॉन L। ओके, अब देखो अब क्या है यहाँ पे, अब ये वाले फॉर्मूलेज में वैल्यू पुटअप करना है ना,
तो ये वाले वैल्यूज मैं नीचे पुट करता हूँ इधर, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना। अब देखो सिग्मा एस का वैल्यू हम लोग को पता है क्या? सिग्मा एस का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हमारे पास रिलेशन है। सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या होता है? 2b होता है ना, या फिर सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू सिग्मा एस होता है ना। ये दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? पुट करना है। क्या करते हैं हम लोग? सिग्मा बी की वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू सिग्मा एस हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं। इसका वैल्यू नीचे लिख रहा हूं मैं सिग्मा एस। अब सिग्मा एस के जगह पे तो मैं सिग्मा एस ही लिख दूंगा, है ना, इन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ईएस की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁵ बराबर इंटू एएस एरिया ऑफ स्टील कितना है? 314.16। तो यहाँ पे लिख देंगे 314.16, है ना, इंटू एल लेंथ कितना है? 2.5 क्या है? मीटर है। तो इंटू 10⁻3। ओके, इसको ब्रैकेट में पुट कर दो अलग से। अब प्लस, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस। अब नीचे इसके वैल्यू पुट कर देंगे। अब सिग्मा एस, अब क्या? सिग्मा बी। अब सिग्मा बी के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या है? 0.5 सिग्मा एस है ना। तो सिग्मा बी के जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0.5 सिग्मा एस, है ना, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा? 2 इंटू ईबी का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10⁵5 बराबर। अब इंटू एरिया ऑफ ब्रास रॉड कितना है? 392.7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 392.7 इंटू लेंथ कितना है? लेंथ है 2.5 इंटू 10⁻3 मीटर। ओके, सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब एक एक से पूरा कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना। अभी आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये वाले वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या? 10 इंटू 10⁻3। अब ब्रैकेट में क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया 3 प्लस। अब देखो सिग्मा एस के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? सिग्मा एस के जगह पे सिग्मा एस ही रहेगा, है ना। अब ईएस की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁵5। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁵5 आ गया, है ना। उसके बाद एल लेंथ कितना है? 2.5 इंटू 10⁻3। ओके, इज इक्वल्स टू, अभी इज इक्वल्स टू आगे यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे सिग्मा एस स्क्वायर को छोड़ के। देखो 314.16 इंटू 2.5 इंटू 10⁻3, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵5, है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 1.9635, है ना, 1.9635 इंटू सिग्मा एस स्क्वायर। ये इतना वैल्यू मिल गया कैलकुलेशन हम लोग। ओके, अब क्या करना है? अब इधर वाला कैलकुलेशन भी उसी तरह से कर लेना है। क्या करना है हम लोग को? 392.7 इंटू 2.5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 10⁻5, ये कर लेना है। इसका कैलकुलेशन कर लो। फिर इंटू क्या करना है? 0.5 का स्क्वायर निकालो, उसको जो भी कैलकुलेशन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो वहां पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 1.227, है ना। देखो 1.227, है ना, इनटू क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी क्या है? सिग्मा एस का स्क्वायर, तो सिग्मा एस स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, है ना। तो अभी सेम वे क्या करेंगे हम लोग? ये वाला कैलकुलेशन भी पूरी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे सिग्मा एस देखो 2 इंटू 10⁵5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻3, है ना। ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे सब में पहले, है ना। तो सब में पहले क्या हो जाएगा? देखो 10 इंटू 10⁻3 एज इट इज, है ना, ब्रैकेट में ये 3 एज इट इज प्लस ये वाला कैलकुलेशन कर। ये वाले कैलकुलेशन का वैल्यू मिल जाएगा 0.0125 इंटू सिग्मा एस, है ना, इज इक्वल टू, अब देखो 1.9635 इंटू सिग्मा एस स्क्वायर प्लस 1.227 इंटू सिग्मा एस स्क्वायर। ओके, तो ये यहां तक कैलकुलेशन हमारा आ गया। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एस है, इसके साथ इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 10 इंटू 10⁻3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सिग्मा एस के टर्म एक साइड निकाल लो। यहाँ से सिग्मा एस स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे भी सिग्मा एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी सिग्मा एस स्क्वायर है, दोनों में से सिग्मा एस स्क्वायर कॉमन निकाल लो, है ना, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,
ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ प्लस देखो 10 इंटू 10⁻³ को अब 0.0125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 125 सिग्मा एस है ना इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सिग्मा एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी सिग्मा एस स्क्वायर है ना, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो इनका एडिशन हो सकता है। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को मिल गया 3.19 सिग्मा एस स्क्वायर। ओके अब देखो यहाँ पे सिग्मा एस स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे सिग्मा एस का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये दोनों को इधर लेके आ जाओ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी हमारी 3.19 सिग्मा एस स्क्वायर, ये प्लस है उधर आ गया तो माइनस 125 सिग्मा एस और ये कांस्टेंट भी उधर आएगा माइनस 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, कैल्सी में जाओ, मोड्स में जाओ, इक्वेशन में जाओ है ना, और इक्वेशन में जाके यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट इसके डाल दो है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 125 डालना और माइनस 30 इंटू 10⁻³ डालना। ओके तो यहाँ पे डालोगे तो आपको सिग्मा एस का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, एस का वैल्यू मिल जाएगा 118.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मिल गया सिग्मा एस का वैल्यू है ना। अब हम लोग को पता है कि सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.5 सिग्मा एस होता है, मतलब 0.5 इंटू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है 118.59, तो यहां से हम लोग को मैक्सिमम स्ट्रेस इन ब्रास रॉड कितना इंड्यूस हुआ है वो हम लोग को यहाँ पे उसका वैल्यू मिल जाएगा 9.26 है ना, 59.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो देखो इस तरह से हम लोग को मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील रॉड एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन ब्रास रॉड दोनों के वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है। देखो है ना, कंपोजिट सेक्शन का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछता है 10 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए है ना, तो तब इस तरह से आपको प्रोसीजर करना है। ओके प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।